हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित तिवारी और द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 27 अप्रैल और मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ कुछ महत्वपूर्ण द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की खबरों के साथ। तो चलिए पहले एक कोट के साथ शुरू करते, एक स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं। आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, संघर्ष आएंगे, लेकिन उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो आपका दर्द है, टुडेज पेन टुमारोज पावर, जो आपका दर्द है आज का, वो कल के लिए आपकी शक्ति बनकर सामने आएगा। अगर आज आप दर्द बर्दाश्त कर लेंगे, अगर आज आप दर्द बर्दाश्त करेंगे, तो कल वही आपके लिए शक्ति बनेगा। ठीक है, वही आपके लिए शक्ति बनेगा। ठीक है, इसलिए चाहे कांटों के रास्ते हों, चलना तो पड़ेगा ही उस पर। ठीक है, तो इसलिए दर्द बर्दाश्त करिए। ये मत सोचिए कि दर्द बहुत मिल रहा है। जब दर्द मिलता है तो उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम भी सामने आता है। आज हम किस किन खबरों के बारे में बातचीत करेंगे, सबसे पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने ईवीएम को जो है बैक किया है, मतलब उसको संरक्षित किया है, उसको सपोर्ट किया है। दूसरा, आईयूसीएन से रिलेटेड एक जो है नीलगिरी शहर से संबंधित एक सर्वे के बारे में खबर आई, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि जीएस पार्ट 2 का हिस्सा है, जीएस 2 का हिस्सा है। पेज 1 पर है एससी वैक्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, आईयूसीएन रिप्रेजेंटेटिव टू बी एन ऑब्जर्वर इन नीलगिरी तहर सर्वे, पेज 7 पर मिलेगा आपको। जीएस 1 का पार्ट है। और स्टडी से सोलर रेडिएशन अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग पावर फॉलिंग इन इंडिया, जीएस पार्ट 1 का हिस्सा है आपका। और डिक्लाइन गो फर्स्ट फ्लीट, ये भी हाई कोर्ट टू डीजीसी है, ये आपके जीएस 2 का पार्ट का हिस्सा है। ये इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित मामला हो सकता है। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स से। तो चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं अपने इस आर्टिकल में। पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एससी ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को कहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारा जो चुनावी मामला है, उसके लिए ईवीएम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए इनको हम हटा नहीं सकते। इनकी जगह पर हम बैलेट पेपर का इस्तेमाल तो किसी कीमत पर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही पीछे की बात हो जाएगी, बहुत पीछे हमको लेकर जाएगा। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है। जो कुछ याचिकाकर्ताओं ने ये बोला था कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट को हम पूरी तरीके से कैलकुलेट या उनको काउंट करें, जिसको आप बोलते हैं पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन करिए, किया जाए, क्रॉस वेरिफिकेशन। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर कंस्टिट्यूएंसी से रैंडमली पांच पांच जो है वीवीपैट की स्लिप उठाई जाएगी और उनको चेक किया जाएगा। अब आप बोल रहे हैं कि आप 100% वेरिफिकेशन करें, तो आज के समय में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो थोड़ा सा आर्टिकल पर नजर डालते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे upheld the electronic voting machine ईवीएम सॉरी सिस्टम ऑफ पोलिंग एंड रिफ्यूज्ड प्ली टू रिवाइव पेपर बैलेट्स, मतलब पेपर बैलेट को दोबारा से यूज करने के लिए मना कर दिया। ईवीएम्स वर फर्स्ट यूज्ड इन 1982 द असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ परूवर इन केरला, 50 आउट ऑफ 123 बूथ, मतलब 123 बूथ में से 50 बूथ जो है 1982 में ईवीएम में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर ये अलग बात है कि पूरे भारत में थोड़ा देर बाद इसको इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी मना कर दिया कि वीवीपैट जो होता है उसका 100% वेरिफिकेशन या क्रॉस वेरिफिकेशन हो, उसको मना कर दिया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद सबसे लास्ट वाली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनली 5% ऑफ ईवीएम वीवीपैट काउंट रैंडमली वेरीफाइड इन एनी कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब कुछ और बातें समझ लेते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें क्या कहा, सबसे बड़ी बात थी ईवीएम जो है वो बहुत ही सुरक्षित साधन है वोटिंग का, बहुत सुरक्षित साधन है, वेरी सिक्योर। तो इसको हटाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने का कोई चांस नहीं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात कहा कि जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से रिलेटेड अब आ रही हैं, उन सारी याचिकाओं पर अब पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए, वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि उससे संबंधित जितने भी मामले हैं सबका समाधान कर दिया जा चुका है। अब आगे इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप जो चुनावी परिणाम के बाद 45 दिनों तक ईवीएम ईवीएम के साथ साथ ईवीएम के साथ साथ बीयू और सीयू और वीवीपैट जो रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है स्टोर करके 45 दिनों के लिए, उसके साथ साथ आप इस मामले को समझिए, 45 दिनों के लिए चुनावी परिणाम के बाद इसको सुरक्षित रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है?
क्योंकि किसी भी राज्य से अगर हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया या उनके पास कोई याचिका गई कि यहाँ पर ये खराब हुआ है, यहाँ पर बैलेट पेपर के साथ जो है वो सॉरी वीवीपैट के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इसको दोबारा से रीचेक करने के लिए 45 दिनों के लिए इसको स्टोर किया जाता है। इसी में ऐड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब आप इसको तो ऐड कर इसको तो स्टोर कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ एसएलयू को भी स्टोर करेंगे इसके साथ में। एसएलयू क्या होता है? सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, सिंबल लोडिंग यूनिट, जिसमें कि जो कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में जानकारी होती है सिंबल लोडिंग यूनिट में। अब इसको भी स्टोर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को 45 दिनों के लिए, ठीक है। ये मामला है। एक और मामला सामने आया जिसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि दूसरे दूसरे तथा तीसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे, जो भी कैंडिडेट होंगे, उनके कहने पर कैंडिडेट के कहने पर जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनको चेक किया जाएगा, दोबारा से उनका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उनकी जांच होगी। कौन जांच करेगा? वही जो माइक्रो कंट्रोलर को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा इनकी जांच करवाई जाएगी, कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं है। ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट के मामले से संबंधित है कि जो बैलेट यूनिट यूज हुई है 16.35 लाख कंट्रोल यूनिट है, 17.4 लाख यूनिट वीवीपैट यूज करेंगे की जाएंगी सॉरी की गई थी 2019 के जनरल इलेक्शन में। और 2024 के जो जनरल इलेक्शन है इसमें 97 करोड़ वोटर हैं टोटल। कितने हैं? 97 करोड़ वोटर हैं रजिस्टर्ड, और 21.6 लाख मतलब 21.6 लाख बैलेट यूनिट्स हैं। 16.80 लाख जो है वो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट वही है जो प्रिसाइडिंग अफसर के साथ रहती है। और कितने वीवीपैट है? वीवीपैट है 17.7 लाख वीवीपैट यूनिट्स, इतनी जो है मौजूद है 2024 के इलेक्शन के लिए, ठीक है। ये पूरा मामला है। चलिए अब अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल है हिस्ट्री ऑफ अगला आर्टिकल नहीं, थोड़ा सा एक पार्ट और समझ लीजिए कि ईवीएम की हिस्ट्री क्या रही। देखिए सबसे पहले 1977 में क्या हुआ, उस समय का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एस एल सकदार, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया जाए। क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया जाए। कैसे? उसके बाद क्या हुआ 1980-81 में ईसीआईएल और बीईएल, इन्होंने ही तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाया है। इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्या किया? डेवलप किया, ठीक है, और इसको डिमोन्स्ट्रेट किया। फिर क्या हुआ 1982-83 में सबसे पहली बार केरल के परूर जो है स्टेशन में परूर असेंबली में जो टोटल 50 जो कंस्टिट्यूएंसी थी वहां पर इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया। 50 पोलिंग स्टेशन ऑफ 70 करोड़ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ केरला, एंड देन उसके बाद 11 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो है उसमें यूज हुआ। फिर 8 स्टेट के एक यूटीज में इस्तेमाल हुआ। ये जो ईवीएम मशीन है इनका प्रयोग किया। फिर क्या हुआ 1984 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल जो है हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इसको जब तक हम अमेंड नहीं करेंगे, जब तक इसको हम संशोधित नहीं करते हैं, संशोधन नहीं होगा जब तक इसमें, तब तक जो है हम ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या 1988 में क्या हुआ 1988 में सेक्शन 61A जोड़ा गया आरपीए में, ठीक है, सॉरी हाँ, आरपीए एक्ट जो है, आरपीए एक्ट 1951 में क्या क्या जोड़ा गया? सेक्शन 61A, जो कहता है कि हम ईवीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो 1988 में हुआ। फिर क्या हुआ फिर जो है 2018 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो पीआईएल दाखिल की गई थी किसको रिजेक्ट करने के लिए? ईवीएम को रिजेक्ट करके वापस बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया। ठीक वही फैसला 2024 में भी किया। अभी शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हम ईवीएम को ही जारी रखेंगे, ठीक है, ईवीएम को ही आगे बढ़ाएंगे और बैलेट पेपर वापस नहीं आने वाला है। वही फैसला 2018 में एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। ये मामला है आपका। अब थोड़ा वीवीपैट का हिस्ट्री समझ लीजिए, वीवीपैट के बारे में। वीवीपैट 4 अक्टूबर 2010 की बात है जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, एक ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ठीक है।
ऑल पार्टी मीटिंग का क्या मतलब होता है? सभी सभी पार्टियों के साथ मीटिंग किया गया और निर्णय लिया गया कि अब वीवीपैट का यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब सभी पार्टियों ने सहमति दी कि ईवीएम के साथ क्या करेंगे, वीवीपैट का इस्तेमाल करेंगे। फिर 14 अगस्त 2013 को क्या होता है? 14 अगस्त 2013 को एक द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में एक संशोधन किया जाता है वीवीपैट के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, वीवीपैट के इस्तेमाल के लिए जो 1961 है इलेक्शन रूल, उसमें क्या होता है, संशोधन होता है। फिर 4 सितंबर 2013 को क्या होता है? पहली बार किसी बाई इलेक्शन में, किसी बाई इलेक्शन में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, वीवीपैट का इस्तेमाल क्या किया गया पहली बार किसी बाई इलेक्शन, और ये बाई इलेक्शन हुआ कहाँ था? ये नागालैंड के, ये नागालैंड के नोक्सेन, नागालैंड के नोक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में यूज हुआ था पहली बार। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 4 मार्च 2017 को गोवा पहला ऐसा राज्य बना जहां पर 100% वीवीपैट कवरेज हुआ। मतलब पूरे गोवा में वीवीपैट का यूज किया गया। वहां के 2017 के जनरल असेंबली इलेक्शन जो थे उसमें 100% कवरेज था वीवीपैट का। ठीक है, पहला ऐसा राज्य था गोवा। फिर क्या हुआ? 12 अगस्त 2017 को ईसीआई कमिटेड टू इंश्योर, मतलब ईसीआई ने कहा कि अब पूरे भारत में 100% वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी को आगे बढ़ाते हुए 8 अप्रैल 2019 को क्या किया? एससी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि वीवीपैट जो स्लिप्स होती हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी में 5 जो स्लिप होंगी, 5 स्लिप, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, उनको कैलकुलेट काउंट किया जाएगा, ये जांचने के लिए जितना वोट पड़ा है क्या वो बराबर है कि नहीं है। और उसके बाद अप्रैल मई 2019 का जो इलेक्शन हुआ, अप्रैल मई 2019 का, उसमें 100% डिप्लॉयमेंट ऑफ वीवीपैट इन लोकसभा इलेक्शन 2019, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 100% डिप्लॉयमेंट हुआ वीवीपैट का। ये आपका पूरा मामला था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक मामला आया है जो नीलगिरी तहर के बारे में। नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर के बारे में आप जानते होंगे। ये क्या है? ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। ठीक है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। एक बार और ये आर्टिकल आया था, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उसमें मैंने ये डिस्कस नहीं किया था आईयूसीएन क्या होता है, डब्ल्यूपीएन 1972 क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में। थोड़ा सा पहले समझ लीजिए नीलगिरी तहर क्या है। नीलगिरी तहर जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्रियस, साइंटिफिक नाम है इसका। और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज का। ठीक है, जो आईयूसीएन स्टेटस इसका है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज का है। तीसरी चीज क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको आप हिंदी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके ये शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जो शेड्यूल फर्स्ट होता है उसमें किसको रखा जाता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज को। तो नीलगिरी तहर क्या है? एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, और ये क्या है? कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु और केरला में पाया जाता है। वहां के वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, वहां पाया जाता है। और वहां का क्या बोला जाता है? ये माउंटेन मोनार्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माउंटेन मोनार्क, माउंटेन या पहाड़ों का राजा इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा आईयूसीएन का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन क्या हुआ। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? अक्टूबर 1948 में ये स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, अक्टूबर 1948 में स्टैब्लिश हुआ, लेकिन इसका नाम तब आईयूसीएन ना होकर के तब इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, जिसको आप शॉर्टकट में आईयूपीएन बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आईयूपीएन। और उसके बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जो कहाँ होती है? फोंटेनब्लू में होती है। फोंटेनब्लू फ्रांस में है, यहाँ होती है। और यहाँ पर इसका नाम चेंज करके आईयूसीएन कर देते हैं। क्या नाम कर देते हैं? आईयूसीएन। और जिसका पूरा मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये 1956 में होती है ये कॉन्फ्रेंस। जो कब हुई थी? 1956 में। और इसका एक्रोनिम क्या हो गया? आईयूसीएन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे समझिएगा ये आईयूसीएन की एक रेड डाटा बुक होती है। ठीक है, क्या होती है? रेड डाटा बुक, जो कि 1964 में इसने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। रेड डाटा बुक 1964 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्या होती है? ये ऐसी थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में
बताते हैं कि जो जो क्या हो सकते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जो विलुप्त हो सकते हैं, इनके बारे में यह किताब बात करती है। जो डेटा बुक होती है एक सूची है। सूची कई प्रकार से इसमें कैटेगरी इसकी डिवाइड की गई है। जो कैटेगरी अभी आपको हम बताएंगे, ये कैटेगरी कौन कौन सी है। ये कैटेगरी है वल्नरेबल की, इंडेंजर्ड की, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री टू विच दे आर थ्रेटेंड, वो कितने स्तर पर संकटग्रस्त हैं, इसी आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। अब आईयूसीएन की जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके बारे में थोड़ा समझिए कि वो कैसे निर्धारित किया जाता है कि कोई स्पीसीज जो है वो इंडेंजर्ड हो गई है। तो वो निर्धारित करने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। या तो उनकी संख्या बहुत कम हो रही हो, क्या हो रही हो, या तो उनकी संख्या बहुत कम हो रही हो, या फिर कोई ऐसा चेंज हो रहा है जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, या फिर उनका प्रिडेशन प्रिडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, उनका शिकार बहुत हो रहा है, वो जल्दी से खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए उनको किस में रख दिया जाएगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो जो नीलगिरी तहर है वो किस में है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। और ये कारण कैसे हो सकता है, ये इनका जो संख्या कैसे कम हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है कि डिफोरेस्टेशन हो रहा हो, भोजन की कमी हो गई हो। अगर ये सब कंसीडर किया जाए तो इससे होता क्या है, वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब उनके विलुप्त होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, ये मामला है आपका आईयूसीएन का। अब डब्ल्यूपीए 1972 के बारे में समझ लीजिए। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। ये क्या है, ये भी वही चीज है। ये प्रोटेक्शन किसका करता है, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड एनिमल, बर्ड, प्लांट स्पीसीज, सबका प्रोटेक्शन करता है। क्या क्यों प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट को अगर आपको बचाना है, अगर आपको इन्वायरमेंट को बचाना है, इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को बचाना है, तो आपको वाइल्ड लाइफ को बचाना पड़ेगा। अगर आप वाइल्ड लाइफ नहीं बचा पाए तो आपका इकोसिस्टम और वो जो आपका फॉरेस्ट है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यही हुआ कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48A है, क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A है, ये भी बोलता है स्टेट को कि आपको क्या करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। क्या क्या इंप्रूव, क्या प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना है, इन्वायरमेंट को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है, और वाइल्ड लाइफ को भी करना है, और फॉरेस्ट को भी करना है। ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया। और एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये नागरिकों से क्या बोल रहा है, नागरिकों से बोलता है, फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया, वन ऑफ देम इज टू वन ऑफ देम इज टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव, मतलब प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है, द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। क्या क्या आपको इंप्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है, एक तो इन्वायरमेंट जिसमें आप फॉरेस्ट आ जाएगा, झील आ जाएगी, नदियां आ जाएंगी, वाइल्ड लाइफ आ जाएगा। ठीक है, और हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, और जीव मात्र के प्रति दया, जीव मात्र के प्रति दया। अब कौन कौन से एरियाज हैं जो डब्ल्यूपीए 1972 एक्ट के अंतर्गत इनको संरक्षण प्राप्त है, जैसे सेंचुरी हुआ, नेशनल पार्क हुआ, कंजर्वेशन रिजर्व हुआ, कम्युनिटी रिजर्व हुआ, टाइगर रिजर्व हुआ। सेंचुरीज क्या होती हैं, सेंचुरीज वो होती हैं जहां पर किसी विशेष वाइल्ड लाइफ को शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए वहां रखा जाता है, और यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, मतलब परमिट, बिना परमिट के वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती। नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे एरिया को, नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए बताया जाता है, और यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, अब कंजर्वेशन रिजर्व और जो कम्युनिटी रिजर्व है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया जाता है, ये भी कंजर्वेशन के पर्पज से ही किया जाता है। और टाइगर रिजर्व में टाइगर को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, किसके रिकमेंडेशन पर, एनटीसीए, एनटीसीए के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई, इसी दिन एनटीसीए का भी गठन हुआ था। एनटीसीए मतलब क्या होता है, नेशनल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है टाइगर के इंप्रूवमेंट, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, ये आपका उस आर्टिकल से रिलेटेड मामला हो गया। अब सॉरी, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में देखिए कहाँ है, ये आपका है तमिलनाडु। ठीक है, ये क्या है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक जगह है अन्नामलाई। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां भी हैं, क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ियां भी है। पहाड़ियां क्या है, 1400 मीटर की ऊंचाई पर है, और उसी 1400 मीटर की ऊंचाई पर यह अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा,
अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, यह है प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ पर, 1400 मीटर की ऊंचाई पर अन्नामलाई हिल्स में, पोलाची और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और दूसरा, ये सराउंडेड है कौन कौन से टाइगर रिजर्व से, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो कि पूरब से इसको जो है सराउंड करता है, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, और एराविकुलम नेशनल पार्क जो है इसको साउथ वेस्ट से साइड करते हैं। ठीक है, कवर करते हैं। यहाँ पर फ्लोरा मतलब वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, अराउंड 2500 स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ पर एंजियोस्पर्म के 25 प्रजातियां पाई जाती है, पर 2500। एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, दो भागों में बांटा गया है इनको, फ्लावरिंग प्लांट को। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट किसमें है, एक तो एंजियोस्पर्म में है और एक जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में ऐसे प्लांट आते हैं जिनका जो सीड होता है उस पर कोटिंग होती है, मतलब आवरण होता है, सीड कोटिंग होती है। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, नो सीड कोटिंग, नो सीड कोटिंग, मतलब उनके ऊपर सीड का कोई कोट नहीं होता, कोई आवरण नहीं होता। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं, मोनोकॉटिलिडन्स, और ये होते हैं डाइकॉटिलिडन्स, डाइकॉटिलिडन्स। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए एंजियोस्पर्म, तो जैसे मैंगो हो गया, मैंगो हुआ, गुआवा हुआ, ठीक है, बबूल हुआ, ये सारे पेड़ क्या हुए, ये एंजियोस्पर्म हुए। ठीक है, तो यही बात करेगा, द रिजर्व इज रिच इन वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज लाइक मैंगो, जैक फ्रूट, वाइल्ड प्लांटेन, जिंजर, टर्मरिक, पेपर, पाइपर, सॉरी पाइपर लॉन्गम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, और कार्डमम। अब हैबिटाट क्या है, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई थॉर्न एंड सोला फॉरेस्ट। अदर यूनिक हैबिटाट जैसे कि यहाँ पर माउंटेन ग्रासलैंड पाया जाता है, सवाना और मार्सी ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ये सब यहाँ का हैबिटाट है। और यहाँ फोना मतलब यहाँ पर जो एनिमल्स, जीव या जंतु आप इनको बोल सकते हैं, जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे टाइगर हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हुआ, सांबर हुआ, स्पॉटेड डियर हुआ, बार्किंग डियर हुआ, जैकाल, लेपर्ड, जंगल कैट, ये सारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एक गो फर्स्ट फ्लीट नामक एक एयर एजेंसी है जिसको ये लाइसेंस रद्द करने की बात कर रहे हैं। इस आर्टिकल से बस आपको ये समझना है कि डीजीसीए के बारे में आपको समझना है, डीजीसीए क्या है। डीजीसीए समझिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अटैच्ड एक ऑफिस है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मतलब नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित अटैच्ड एक ऑफिस है। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका सबसे मेन काम होता है, यह रेगुलेटरी बॉडी है किस फील्ड में, सिविल एविएशन, खास करके सेफ्टी इश्यूज से डीलिंग करने के लिए, मतलब जो सुरक्षा संबंधी मामले होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए इसका गठन किया गया है। और ये सिविल एविएशन से संबंधित है। ठीक है, सिविल एविएशन मतलब नागरिक उड्डयन। अब नागरिक उड्डयन को अगर जनरल लैंग्वेज में आप समझे, एकदम देसी भाषा में, तो वो है जिस जो आप फ्लाइट फ्लाइट पकड़ के इधर उधर उड़ते हैं, उसी को बोला जाता है। ठीक है, आगे समझिएगा। इसका जो मेन काम होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं उसके रेगुलेशन के लिए, उनके विनियमन के लिए, और इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल एयर रेगुलेशंस, एयर सेफ्टी एंड एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड, मतलब कि जो सिविल एयर रेगुलेशन होता है, जो एयर सेफ्टी होता है, उसका जो स्टैंडर्ड होता है कि क्या स्टैंडर्ड, क्या मानक होना चाहिए, उन सब के रेगुलेशन के लिए इसको बनाया गया है। और ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करती है, कोऑर्डिनेट मतलब किसके साथ सामंजस्य बिठा के चलती है, ये सामंजस्य बिठाती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एक वैश्विक संस्था है जो नागरिक उड्डयन को मतलब वैश्विक स्तर पर जिसको रेगुलेट करने का काम दिया गया, वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यह एक इंटर गवर्नमेंटल मतलब अंतर सरकारी विशेष एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड विथ यूनाइटेड नेशंस, मतलब संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है। कब बनी थी, 1947 में बनी थी। और एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर एक कन्वेंशन हुआ था जो कि 1944 में हुआ था, जिसको हम दूसरे नाम में शिकागो कन्वेंशन जानते हैं। शिकागो कन्वेंशन, जिसको दूसरा नाम क्या दिया गया,
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसका फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण काम करती है डेवलपिंग सेफ एंड इफिशिएंट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। या सेफ और इफिशिएंट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट करती है। एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब वही हवाई यात्रा, और इफिशिएंट मतलब सक्षम, जो हर कार्य में सक्षम हो, जो आपको अच्छे से उड़ाए और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए सुरक्षित। ये डेवलपिंग है। दूसरा काम है सेट्स स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड सेट करती है किस बात का? एंड रेगुलेशन नेसेसरी फॉर एविएशन सेफ्टी, मतलब हवाई यात्रा की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, उन सबके फैसिलिटेशन के लिए ये स्टैंडर्ड बनाती है, मानक बनाती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ये इकोनॉमिक एयर ट्रांसपोर्ट का क्या करती है? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कैसे उसको इंप्रूव किया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए कि उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम पड़े, मतलब पर्यावरण पर उसका असर कम पड़े, ये सब भी देखती है। दूसरा, ये एक और काम करती है, सर्व एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर कोऑपरेशन एंड डिस्कशन ऑन सिविल एविएशन इश्यूज। ये सिविल एविएशन इश्यूज पर भी क्लियरिंग हाउस, मतलब जितने भी मुद्दे आते हैं उन मुद्दों को सुलझाने का काम करती है। ठीक है, ये तो आपका हुआ ICAO के बारे में। ठीक है, चलिए आज के लास्ट आर्टिकल के बारे में समझते हैं। आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो बोल रहा है कि ये जो सोलर रेडिएशन हमें मिलता है इंडिया में, खास करके इंडिया में जो सोलर रेडिएशन मिल रहा है, सोलर रेडिएशन, ध्यान से सुनिएगा। सोलर रेडिएशन क्या होता है? सौर ऊर्जा, सीधी, या सौर विकिरण। ठीक है, सौर विकिरण किसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं सोलर पैनल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सोलर पैनल। और सोलर पैनल से हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज। अब जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सौर विकिरण की, सोलर रेडिएशन की। इस आर्टिकल, इस स्टडी में यही बताया गया है कि भारत में जो सोलर रेडिएशन है वह क्या हो रहा है? अलार्मिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब बहुत तेजी से, बहुत ही खतरनाक स्थिति से ये क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, कम मात्रा में आ रहा है। जो रेडिएशन मिल रहा है हमको वो बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। ठीक है, कम मात्रा में मिल रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। अब क्यों मिल रहा है कम मात्रा में? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्यों मिल रहा है? इन सेवरल लोकेशन इन इंडिया वाइल इंक्रीज्ड एरोसोल लोड, जो एक एरोसोल, एक पदार्थ होता है एरोसोल, उसकी मात्रा जो है बढ़ रही है। कहां पर? पर्यावरण में। उसकी मात्रा जो है पर्यावरण में बढ़ रही है। तो वो एक प्रकार का बहुत फाइन, बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है। वो छोटा सा पार्टिकल जो हवा में उपलब्ध रहता है वो करता क्या? वो सोलर रेडिएशन को सोखता है। क्या करता है? सोलर रेडिएशन को सोख लेता है। ठीक है, सोखता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जाहिर सी बात है, अगर वो सोख कर रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रेडिएशन जो हमको सोलर पैनल में मिलता है, वो सोलर पैनल में मिलने वाला जो रेडिएशन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। और जब मात्रा कम हो जाएगी तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, हम जनरेट करेंगे वो भी कम ही होगी। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले वर्षों में हमको सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा। इस वजह से ये हमारे लिए खतरा का विषय है, क्योंकि अगर हम सोलर एनर्जी पर निर्भर नहीं हुए तो इन्वायरमेंटल सिचुएशन जिस तरीके से बन रही है वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ठीक है, ये मामला हुआ। दूसरा चीज, ये जो एरोसोल है ये कर क्या रहा है? ये जो सोलर फोटोवोल्टिक पोटेंशियल है ना, जिसको आप शॉर्टकट में SPV बोलते हैं, इस पोटेंशियल को भी यह कम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है, सोलर पोटेंशियल जो फोटोवोल्टिक पोटेंशियल उसको कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? और ये होता क्या है? ये SPV क्या है? यह एक अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट मे बी प्रैक्टिकली अवेलेबल टू कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी बाई पैनल। मतलब जो पैनल से, सोलर पैनल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं सौर विकिरण को, इसी को हम बोलते हैं SPV। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं SPV। ठीक है, आगे समझिएगा। अब भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर ये SPV पोटेंशियल है उसमें गिरावट देखी गई, जैसे अहमदाबाद है, चेन्नई है,
गोवा, जोधपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पुणे, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम। और इंडिया जो है, इंडिया का जो सबसे ज्यादा सोलर पार्क है, सबसे बड़े बड़े सोलर पार्क वो कहाँ है? वो नॉर्थ वेस्ट में उपलब्ध है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में, खास करके गुजरात और राजस्थान में। और इस तरीके का जो गिरावट देखा गया, उससे क्या होगा? उससे हमारी जो सोलर कैपेसिटी है वो कम हो रही है। हमारा जो इंस्टॉल्ड सोलर पावर मौके पर हमारे पास कितना है? वो है 81 गीगावाट। ठीक है, 1 गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट होता है। 81 गीगावाट है, जो कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर का केवल 17% है। और भारत क्या है? भारत का एक प्लान है, भारत की अपनी महत्वाकांक्षा है कि आने वाले 2030 और उसके आने वाले वर्ष तक हम 500 गीगावाट का उत्पादन करेंगे सोलर में, सोलर एनर्जी। लेकिन अगर इसी तरीके से गिरावट देखी गई तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि from non-fossil fuel resources 2030, this would mean at least 280 gigawatt from solar power by the year, or at least 40 gigawatt of solar capacity being annually added until 2030। मुझे 2030 तक हमको 40 गीगावाट पर एनुअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी हम केवल 13 गीगावाट जो है एनुअली ऐड कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और 25 से 40 गीगावाट मैनुअली इन द कमिंग ईयर्स, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि 25 से 40 गीगावाट हम एनुअली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा मामला आज का आर्टिकल का था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के साथ। हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और उन सभी लोगों तक यह आर्टिकल पहुंचाइए जिनके लिए, जिनको यूपीएससी, यूपीपीसीएस आदि परीक्षाओं को देना हो, उनके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि 2025 का यूपीएससी का जो कैलेंडर आ चुका है, ठीक है, कैलेंडर आ चुका है, तो उसी को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाइए। और हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।